भारत का समुद्री क्षेत्र। जैसा कि एपिसोड नंबर 1 में औसती एवं विस्तार, अक्षांश और देशांतर, लंबाई और चौड़ाई, और उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ कौन कौन से देश से लगती, सब पढ़ चुके हैं। आज हम जान लेंगे क्या भारत की समुद्री क्षेत्र और तटीय रेखा और उसके आइलैंड द्वीप। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा किन देशों से अधिक लगती है अपने पड़ोसी देश से। पहला है बांग्लादेश जो 4096 किलोमीटर, और दूसरा चीन 3488 किलोमीटर, और तीसरा पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद चौथा नेपाल 1751 किलोमीटर, और पांचवा म्यांमार 1643 किलोमीटर, और छठवें नंबर पर भूटान है 699 किलोमीटर, और सातवें पे जो सबसे आखिरी में 106 किलोमीटर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इसका सीमा लगता है। अब ये टोटल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये स्थलीय सीमा हम जान लिए। अब स्थलीय सीमा के साथ आज का मुख्य इम्पोर्टेंट जो हमारा बिंदु है वो है समुद्री क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र के बारे में जानेंगे तो पहले हम देखते हैं कि भारत का राज्य का जो है, राज्य और केंद्र शासित राज्यों में जो हमारे आइलैंड हैं, द्वीप हैं, तो उसमें क्या है नंबर 1 पे और नंबर 2 पे और किसकी रेखा सबसे अधिक लगती है। तो अगर राज्यों की बात की जाए तो है गुजरात है। गुजरात क्या है? गुजरात ये देखिए, गुजरात नंबर 1 पर है। गुजरात जिसकी सीमा राज्यों में देखें तो 1214.7 किलोमीटर। कितना? 1214.7 किलोमीटर। जैसे यहाँ जैसे कि हम लिखे हैं गुजरात का 1214.7 किलोमीटर इसकी। और दूसरे नंबर पर देखें तो आंध्र प्रदेश का है 973.7 किलोमीटर आंध्र प्रदेश के सीमा लगती है समुद्र से। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु का 960.9 किलोमीटर लगभग है तमिलनाडु का। फिर उसके बाद चौथे नंबर का है ये तमिलनाडु, तीसरे नंबर का यहाँ है, और चौथे नंबर का है महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का 652.6 किलोमीटर ये है महाराष्ट्र का समुद्री। और पांचवें नंबर पर देखें तो पांचवें नंबर पर केरल है। ये केरल है, पांचवें नंबर पर केरल है। और केरल की अगर कुल देखें कितनी है तटी, तो 569.7 किलोमीटर। 569.7 किलोमीटर केरल की है कुल तटीय सीमा। केरल की अब 6वें नंबर पर अगर देखें तो उड़ीसा है। उड़ीसा का 476.7 किलोमीटर उड़ीसा का है तटीय सीमा। जो यहाँ पर उड़ीसा का तटीय सीमा, और ये बहुत ही कटा महाद्वीपीय प्रायद्वीप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पत्तन के लिए। ठीक है, बंदरगाह के लिए। यहाँ पे चिल्का झील जो है एक खारे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी यही है, चिल्का झील। और अगर 7वें नंबर की देखे जाए तो कर्नाटक है। कर्नाटक 208 किलोमीटर कर्नाटक है 208 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा का 208 किलोमीटर कर्नाटक लगता है। 8वें नंबर पर देखें तो पश्चिम बंगाल का यहाँ है, देखिए 157.5 किलोमीटर पश्चिम बंगाल का बहुत ही पुराना बंदरगाह जो कोलकाता बंदरगाह है वो यहीं पर है, जो इसकी तटीय सीमा पर है। और बंगाल के खाड़ी
से लगा हुआ है। समुद्री ये राज्यों का हो गया। तो अब देखते हैं कि हमारे जितने भी द्वीप हैं केंद्र शासित जिसे राज्य कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें सबसे बड़ा समुद्री तटीय क्षेत्र है इसका, जो राज्यों गुजरात से भी पहले, जैसे यहाँ लिखे हैं 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गुजरात कितना 1214। अगर राज्यों में पूछा जाए तो राज्यों को पहले नंबर पर गुजरात है। अगर टोटल केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए तो पहले पे, और अगर भारत का सबसे तटवर्ती क्षेत्र का अगर प्रदेश का पूछा जाए तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 1962 किलोमीटर है इसका तटीय। और फिर उसके बाद लक्षद्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का दूसरे नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश में द्वीपों में 132 किलोमीटर, यहाँ पर 132 किलोमीटर। कितना है? 132 किलोमीटर। कितना है? 132 किलोमीटर। कितना है? 132 दूसरे नंबर पर। अगर राज्यों की बात किया जाए तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जबकि अगर द्वीपों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप 132 किलोमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद पांडुचेरी तीसरे नंबर का पांडुचेरी है। तीसरे नंबर का पांडुचेरी है जो 47.6 किलोमीटर पांडुचेरी का है। 47 ये पांडुचेरी ठीक है, तमिलनाडु में भी है और इसका केरल में भी है। ठीक है। पांडुचेरी का टोटल ये तीसरे नंबर का केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी तटीय सीमा लगती है, जो कितना है? 47.6 किलोमीटर लगभग है। 47.6 किलोमीटर है। और चौथे नंबर का ये है दमन द्वीप का 42.5 किलोमीटर है, जो केंद्र शासित राज्य का आखिरी और ये चौथे नंबर का है। अगर राज्यों में देखा जाए तो चौथे नंबर का महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर का क्या था? तमिलनाडु। और पहले नंबर पर अगर राज्यों में देखा जाए 1214.7 किलोमीटर गुजरात, और दूसरे नंबर पर 973.7 आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु तीसरे नंबर का 960.9 किलोमीटर, और महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए अंडमान निकोबार पहले नंबर का, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, और तीसरे नंबर पांडिचेरी, और चौथे नंबर पर दमन द्वीप। जो अगर पूरे भारत का पूछा जाए तो तटीय सीमा अगर समुद्र से लगती तो अंडमान निकोबार का सबसे अधिक कितना लगता है? 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार का लगता है, जो कि इसकी समुद्री विस्तार इसका जो है देखिए कर्क 20 डिग्री के से लेकर 6 डिग्री के बीच, 6 डिग्री से 20 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार है इसका। तो ये 6 डिग्री का इंदिरा पॉइंट से लेकर यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप का जो है अंडमान द्वीप है वहां तक है। ठीक है। तो इसका सबसे अधिक है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप का, फिर उसके बाद पांडिचेरी का, फिर उसके बाद दमन द्वीप का। अब हम क्या, अब ये देख लिए समुद्री तट रेखा किसकी कितनी लगती है। अब हम जानेंगे कि तटवर्ती भाग को, उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है। जैसे इसके भारत के कर्क रेखा के बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है। तो जो 22 डिग्री अक्षांश के बाद भारत सकरा होता हुआ, देखिए यहाँ से सकरा होता हुआ धीरे धीरे नीचे पतला हो गया जो कन्याकुमारी तक। तो केप अंतरिक्ष, ठीक है, केप अंतरिक्ष की तरह यहाँ पर हो गया है। अंतरिक्ष क्या है? प्रायद्वीपी ये है, जल से दोनों तरफ से यहाँ पर, और ये 2 तरफ से, और यहाँ 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर पाक जल संधि है, यहाँ तक है, तो ये सकरा हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ से गुजरात से गोवा के बीच में क्या कहते हैं? कठियावाड़ तट। गुजरात से गोवा के बीच में क्या? कठियावाड़ तट। कौन सा तट? कठियावाड़ तट। और इसकी गोवा से जो है और कर्नाटक के बीच में जो है ये है कोंकण तट, जो कोंकण रेलवे चलती है यूनेस्को की जो विश्व धरातल
विश्व धरातल में वो सूची में सम्मिलित कोंकण रेलवे तट वही यहाँ पर है, यही कोंकण पर्वत पर। तो एक कोंकण तट, फिर उसके बाद कर्नाटक के बीच में ये एक कनरा तट, और कर्नाटक से लेकर केरल के बीच में ये है मालाबार तट, पश्चिम जो ये पश्चिम में है मालाबार तट। और फिर पूर्वी तट को देखा जाए तो ये कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु से लेकर आंध्र तक ये क्या है, कोरोमंडल तट। और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो है इसे बोलते हैं उत्कल तट। और ये पश्चिम बंगाल में है जो वैगा तट, उत्कल तट, जनगणमन उत्कल कहते हैं ना, उत्कल आता है, यही है उत्कल। जो कलिंग का युद्ध, यही कलिंग है, यही उत्कल है, यही कर्ण जो थे वो राजा थे। और यहाँ यही पर अशोक ने नरसंहार होने के कारण क्या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है, मानव नरसंहार होने के कारण बहुत, यही उत्कल है, ये उड़ीसा का जो है ये उत्कल तट है। और वैगा तट क्या, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है वैगा तट। और ये वैगा तट का है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरी बीच। और यही ये क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये दो नदियों का जो आता है उससे डेल्टा बनता है। और बांग्लादेश में से होकर, और यहाँ पर महानदी का भी जल का जो आकर नदियाँ जल है उसमें इसमें गिरता है। तो ये वैगा तट का निर्माण यही समुद्री विक्षेपों और नदियों के कारण ये हुआ है, जो है वैगा तट है। अब ये तटों के बारे में जान गए हम। अब हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में वैगा तट, तो ये गुजरात में ये है कच्छ तट, जो भुज जिले के करीब है, जो ये कच्छ तट है, ठीक है। तो कच्छ तट है, तो कुल समुद्री तट रेखा क्या है, 7500 कितना है, 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और ये इधर अब अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। और इस तरह एक पर्याप्त रूप से जो समुद्री जो हमारी है भौगोलिक अवस्थिति, यहीं से ही मानसूनी हवाएं दोनों तरफ से जाकर और मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में खूब वर्षा करती हैं। और इस कारण यहाँ पर वर्ष पर्यंत दक्षिणी भाग में वर्षा कहीं न कहीं किसी स्थान पर वर्षा होती रहती है, ठीक है। और तमिलनाडु का जो ये तट है कोरोमंडल पे, यहाँ पर मानसून के लौटते हुए, मानसून का आवर्तन के कारण यहाँ पर वर्षा होता है, लौटते हुए मानसून से अधिक होता है। इस समय जैसे अक्टूबर से नवंबर के बीच में तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है, ठीक है, क्योंकि मानसून का लौटते हुए मानसून से यहाँ पर जो तटवर्ती क्षेत्र है मानसून का जो, तो उस कारण इस मौसमी दशाएं ऐसे हो जाती है कि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र हो जाता है और यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तब हवाओं का दाब इधर होता है, तो यहाँ पर वर्षा के लिए अनुकूल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ शीत ऋतु धीरे धीरे होने लगती है। और यहाँ पर लोअर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहता है इसके अपेक्षा, इसलिए मौसम का आवर्तन इस तरफ होता है, तो यहाँ पे इसी कारण वर्षा होती है। और ये सामानी, ठीक है, सामानी वर्षा होती है। जान गए अब तटवर्ती रेखा और कितना है, और जल और एक पॉइंट है, एक यहाँ पर श्रीलंका और कन्याकुमारी का अंतरीप है, जो ये पाक जल संधि है। पाक जल संधि इसको दोनों को अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। समुद्र का स्थलीय भाग जो अंतरिम छोर और समुद्र के बीच में सकरा हुआ मिला हुआ रहे, वो अंतरीप कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरीप। वही पाक या केप मेरियन अंतरीप या कन्याकुमारी पाक जल संधि और श्रीलंका से अलग करती है।